स्वतंत्रता सेनानी या आतंकवादी? भले ही आपके जहन में इन चेहरों को देखकर ये सवाल ना उठे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस किताब में भगत सिंह को सीधे सीधे आतंकवादी बताया गया है। हालांकि प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्रा की किताब दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 दशक से पढ़ाई जा रही थी। जिस किताब को लेकर मुद्दा उठा है वो है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस का हिंदी अनुवाद। बिपिन चंद्रा की लिखी इस किताब में शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और राष्ट्रभक्त सूर्यसेन को आतंकवादी लिखा गया। यहाँ तक कि चढ़गांव क्रांति को भी आतंक करार दिया गया। लेकिन इतिहासकारों ने क्रांतिकारियों के लिए आतंकवादी शब्द को सही ठहराया। एक बयान जारी करके कहा कि बिपिन चंद्रा जैसे प्रतिष्ठित इतिहासकार को बदनाम करना सही नहीं। हालांकि सरकार ने बिपिन चंद्रा की किताब पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये पहला मामला नहीं है जब इन सेनानियों के लिए आतंकवादी जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अलग अलग मंच से कभी राजनेता तो कभी इतिहासकार देशभक्ति की अपनी अपनी परिभाषाएं गढ़ते हैं। तो क्या आज भी देश के स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर सोच स्पष्ट नहीं है? इसीलिए ऊपर वाला देख रहा है में हम आज ये सवाल उठा रहे हैं कि आजादी के 69 साल बाद भी भगत सिंह आतंकवादी क्यों? हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज, JNU, संजय निरुपम, प्रवक्ता, कांग्रेस, संदीप महापात्रा, संघ विचारक, सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता, BJP, सैयद इरफान हबीब, लेखक, इतिहासकार। यहाँ बैठ जाओ। किधर बैठा जाए? आइए, एक साथ ही बैठते हैं। वो एक ब्लॉक है दक्षिणपंथी, इसीलिए आपके हाँ हमारे राइट में राइट विंग। ये आवाज है। आज का मुद्दा, आजादी के 69 साल बाद भी भगत सिंह आतंकवादी क्यों? चर्चा शुरू की जाए। कौन शुरू करेगा सर? आप लोग इतिहासकार हैं, आप ही शुरू करें। नहीं, मेरा देखिए, मेरा तो भगत सिंह से ताल्लुक़ काफ़ी पुराना है और सन 76-77 में मैंने अपना काम शुरू किया था PhD का, जो 81-82 में ख़त्म हुआ और जिसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बिपिन चंद्रा का एक आर्टिकल था जो सोशलिज्म इन इंडिया, एक किताब आई थी, तीनमूर्ति ने छापी थी और उसका टाइटल अभी तक मुझे याद है, हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट इन द 1920s, ये था। तो उसको पढ़ने के बाद मेरी अपनी थीसिस जो 81-82 में ख़त्म हुई, उसमें भी मैंने टेररिस्ट का इस्तेमाल शायद 1-2 बार किया। किताब छपी 2007 में। 2007 में टेररिज्म का कॉन्टेक्स्ट बदल गया था बिल्कुल। हम और बिल्कुल अलग तरीके से देखना शुरू किया हमने और फिर ये हुआ कि इस शब्द का इस्तेमाल शायद नहीं करना चाहिए। उस समय जब इस्तेमाल हुआ, बिपिन ने खुद जब इस्तेमाल किया और मैंने बाद में उसको अपनी PhD में इस्तेमाल किया, उस समय ना तो किसी इतिहासकार ने, ना किसी राजनीतिक दल ने, ना परिवार के सदस्य ने, भगत सिंह के खुद भाई जिंदा थे, कुलतार सिंह सहारनपुर में, उनसे मैं मिला भी अपने काम के दौरान। परिवार के बहुत से लोग जिंदा थे उस वक्त। आज तो ये सब भतीजे भांजे हैं, उस वक्त तो डायरेक्ट भाई उनके जिंदा थे। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया
और सबको यह एहसास रहा कि विपिन ने एक बड़ा भारी काम किया है, भगत सिंह को एक ऑलमोस्ट ऑब्सक्योरिटी से एज एन आइडियोलॉग, मार्टेयर की तरह से तो वो हमेशा जाने जाते थे, लेकिन एक विचारक के तौर पर पहली बार एक विपिन ने उनको प्रस्तुत किया। तो ये एक उसका परिप्रेक्ष्य है। आज की जो चर्चा है वो कुछ राजनीतिक है, लोग पता नहीं क्या समझते हैं। परिवार के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो, मैं बहुत लोगों को जानता हूं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े जुड़े हुए लोग हैं भगत सिंह की विचारधारा से भी, लेकिन कुछ नौजवान हैं जो उनको ये एहसास नहीं है, ये नहीं देखते कि भाई ये इतिहास में बड़ा डायनेमिज्म होता है, हालात बदलते हैं, डेफिनेशंस बदलती हैं, कॉन्टेक्स्ट बदलता है, और उसके हिसाब से हमें देखना चाहिए। तो भगत सिंह की इस पूरी चर्चा को बजाय इसके कि हम उसको राजनीतिकरण करें और उसको अपने नज़रिए से देखें, हमें उसको उस पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। प्रेजेंटिज्म नहीं होना चाहिए इतिहास में, जिसका एक बड़ा भारी नुकसान इतिहासकार जो लिखते हैं उस नज़रिए से वो करते हैं, और राजनीतिकरण से तो नुकसान होता ही है। खैर संजय जी, मैं सर ने बहुत अच्छे ढंग से इस विषय को शुरू किया है। मैं जो देखता हूँ, ये अंग्रेजों का जो दृष्टिकोण है उसको इसमें ढूंढ रहा हूँ मैं, और उसको पाता हूँ मैं इसमें। 1857 में पहली बार स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, और जिसको लेकर के अंग्रेजों ने कहा कि ये म्यूटिनी है, विद्रोह है। हमने बचपन में पढ़ा कि सन 57 का गदर, जबकि स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना है, वो स्वतंत्रता संग्राम का बीजारोपण हुआ था। तो अंग्रेजों ने उस समय जो भी उनकी सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे उनको विद्रोही या फिर आतंकवादी इस तरह से कहा करते थे, और सत्ता के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति को हमेशा जो सत्ता के दृष्टिकोण से देखने वाले लोग हैं वो उसको यही कहते हैं। सच ये है कि शहीद भगत सिंह हमारे शहीद आजम रहे हैं, और उन्होंने निश्चित तौर पर हम सबको आज़ादी दिलाने के लिए, अपनी भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए भरी जवानी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके दिया। तो ऐसे भगत सिंह के लिए आतंकवादी कहना निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है, लेकिन विपिन चंद्रा जैसे जो महान इतिहासकार रहे हैं उनकी सोच और समझ के ऊपर भी सवाल उठाने का हक मैं नहीं रखता हूं, क्योंकि मुझे उतना ज्ञान नहीं है। विपिन चंद्रा हो या अब्दुल्ला मुखर्जी हो या स्वयं आप हबीब साहब हैं, आप सभी लोगों ने इतिहास का अध्ययन किया है। तो इतिहास की विवेचना होनी चाहिए, इतिहास का विश्लेषण भी होना चाहिए, लेकिन हमेशा इतिहासकारों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, या इतिहास को कोट करने वालों को ख्याल रखना चाहिए कि जो चरित्र हैं, जो किरदार हैं, उनका चरित्र हनन न हो। तो कहीं ना कहीं रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो भगत सिंह के चरित्र की हत्या करने वाला एक शब्द है, और बहुत अच्छा हुआ इस शब्द के ऊपर हमारे यहाँ संसद में आपत्ति दर्ज की गई और इस बुक को वापस लिया गया। बुक को वापस लेना ना लेना, इसके ऊपर बड़े बड़े साहित्यकार, इतिहासकार एक विवाद कर सकते हैं। हो सके तो आने वाले दिनों में इसमें सुधार करके नए सिरे से भगत सिंह जी के संदर्भ में बातों को रखा जाए, ताकि आने वाले जनरेशन को भगत सिंह और बेहतर ढंग से उनको समझ में आए। देखिए संजय जी ने ये बात काफ़ी अच्छी कही कि वो एक अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश माइंडसेट के तहत जिन चीज़ों को प्रचारित किया, स्थापित किया, हम कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में आने के कारण वो चीज़ें इस रूप में देखी जाती हैं। मगर मैं थोड़ा सा उनसे इस बात पर मतभेद रखूंगा कि उन्होंने विपिन चंद्रा जी को बड़ा महान इतिहासकार कहा। विपिन चंद्रा जी अथवा उस धारा के जितने भी इतिहासकार थे, जैसा इन्होंने कहा कि इतिहास में किसी भी व्यक्ति को, महान व्यक्ति को एक गलत नज़रिए से नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य ये है कि ये वो विचारधारा है जो भगत सिंह को तो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट कहती है, और आज भी याकूब मेमन और अफजल गुरु को व्यवस्था का मारा हुआ कहते हैं। और मैं ये कहूँगा इतिहास को भी देखने का नज़रिया, इसके अनुसार चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, बाघा जतीन, शचीन्द्र नाथ सान्याल, रास बिहारी बोस, ये सब तो एक प्रकार से, या सूर्य सेन, ये सब तो एक प्रकार से रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट वाली कैटेगरी में थे। इतिहास सिर्फ यहीं पर रुका नहीं है। अरे इन्होंने तो वो इतिहास लिखा है जिसमें इन्होंने लिखा क्या है कि शिवाजी लूटेड सूरत, जिसमें इन्होंने लिखा गुरु तेग बहादुर क्रिएटेड प्लंडरिंग ऑफ वेल्थ, सूरजमल जाट क्रिएटेड, राजा सूरजमल ऑफ धौलपुर क्रिएटेड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, महाराणा प्रताप वॉज ए फेनेटिक पैट्रियट।
तो मैं तो ये कहूंगा कि ये इतिहास का एक बड़ा विचित्र दृष्टिकोण है, जिस पर कि हमारे ऊपर एक पश्चिमी विचार इस कदर छा गया है कि जब तक वो वैश्य होके नहीं आएगा, मतलब हमारे यहां सम्राट अशोक अशोका महान नहीं है, जब तक वो अशोका द ग्रेट होंगे तब वो ग्रेट होंगे। भगवान बुद्ध जब बुद्धा बन के आएंगे तब वो ग्रेट होंगे, और योग जब योगा बन के आएगा तब हम उसे स्वीकार करेंगे। तो मेरा यह मानना यह है कि मैकाले की विचारधारा 19वीं शताब्दी में और मार्क्स की विचारधारा 20वीं शताब्दी में, इन दोनों ने मिलकर भारतीय इतिहास के साथ जो एक आवरण बनाया है, आज 21वीं शताब्दी में हमें उससे मुक्त होकर भारत और भारत से जुड़े सभी महान लोगों को उसी परिप्रेक्ष्य में देखने की ऐसा है इतिहास। ये जो पहली बात जो सवाल पहले उठा था कि 69 साल बाद भगत सिंह को आतंकवादी क्यों कहा जा रहा है, ये और जो आपने सुधांशु त्रिवेदी ने जो कहा, और मैं आदित्य मुखर्जी हूँ, मैंने भी विपिन चंद्र साहब के साथ किताब लिखी है तो उनको थोड़ा डिफेंड भी करना मजबूर हूँ मैं इसमें। पहली बात तो भगत सिंह को कोई भी किसी भी तरह से उनकी छवि पे लांछना नहीं करना चाहता इस देश में, ना आप लोग भी नहीं करना चाहते। हालांकि इस आपके विचारधारा के लोग स्वतंत्रता संग्राम में नहीं थे, फिर भी एक मिनट मेरी बात खत्म कर लेने दीजिए, फिर आप बात कर लीजिएगा। आपने कहा कि भाई हम तो अंग्रेजों के रास्ते चल रहे हैं, है ना, बहुत बड़ी बात कह दी कि हम मकौले के रास्ते में चल रहे हैं। बिपिन चंद्रा की सारी जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उन पे यही कह सकते हो कि राष्ट्रवाद को उन्होंने सामने रखा है। तो पहली बात तो भगत सिंह पे कोई लांछना नहीं किया। दूसरी बात, बिपिन चंद्रा जब भी कहते हैं आतंकवादी, साथ में कहते हैं क्रांतिकारी आतंकवादी, रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट, उन्होंने उसको क्वालिफाई किया, पहली बात है। फिर आपने सबने कहा कि इस शब्द का मतलब बदल गया है। उस वक्त मैं आपको 3-4 जगह से पढ़ के सुना सकता हूं, भगत सिंह खुद इस्तेमाल करते हैं टेररिस्ट शब्द को अपने आप। वो कहते हैं, मैं आपको बताता हूं वो क्या कहते हैं। इसे वी आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम टेररिस्ट एक्टिविटीज। वो कहते हैं भगत सिंह अपने हैंगिंग के 1 महीना पहले फरवरी 1931 में कहते हैं कि टेररिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया, टेररिस्ट हैव डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क इन टाइम्स ऑफ डिस्पेयर टेररिस्ट मेथड्स कैन बी यूजफुल फॉर प्रोपेगेंडा। ये कहते हैं, और फिर कहते हैं क्योंकि भगत सिंह की विचारधारा बदलती जा रही थी 1929 से लेकर 31 तक, जैसे बिपिन चंद्रा साहब ने कहा है कि भगत सिंह हर महीनों में इतना फासला लांघते थे जो लोगों को 20 साल लग जाते हैं। मुझसे अगर आप पूछें पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में, उसमें लगता है कि केवल मात्र 2 या 3 व्यक्तियों ने इस देश को आजादी दिलाई। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा है। नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं है इरफान साहब, मैं आपको बता रहा हूं। इरफान साहब, नहीं मैं पढ़ा हूं सर, मैंने पढ़ा है उड़ीसा का एग्जांपल। नहीं मैं भाई, हमने मुझे खत्म करने दीजिए, मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूं। नहीं मैं मुझे बार-बार एग्जांपल के साथ दे रहा हूं सर, एग्जांपल के साथ दे रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे स्वतंत्रता संग्राम में, साउथ इंडिया का क्या रहा है, इसके बारे में जो ट्राइबल मूवमेंट्स जो है जो उस पे क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारे प्रेजुडिसेस है नॉर्थ इंडिया की, ये हम क्या करें, हम इसको हराज भी जिम्मेदार है इसके लिए पूरे चैप्टर। मैं वही कह रहा हूं, तो जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की जो आप बात कर रहे हैं, एक तरफा नहीं होना, एक तरफा नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अभी आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते अपनी प्रेजुडिस के लिए। कोई कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा, कोई कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा। क्या उड़ीसा का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है क्या? क्या बिहार का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है क्या? वहां के बारे में लिखा गया है क्या? अगर नहीं लिखा गया तो उसके लिए कुछ प्रयत्न हुए हैं क्या? ये प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं। एक सेकंड जी, ये बार-बार सवाल उठाया जाता है आपके ओर से। नेताजी के सवाल आ रहा था, नेताजी, अरे भाई नेताजी को पढ़ाते पढ़ाते हमारी उम्र गुजर गई, नेताजी के बारे में लिखते लिखते हम थक गए, दुनिया भर की बातें लिखेंगे। भाई आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो हम इसका क्या कर सकते हैं? नहीं, ये जो आपने ये प्रिजम्पशंस जो ले लिए हैं कि हम जो कहते हैं वो सही है, हम जो कहते हैं वो सही है, हम नहीं पढ़ा है वो गलत है सर। मेरा के लिए ये विनम्र निवेदन है कि आप जो पढ़े वो सही है, हम जो हमारे विषय में हमारा व्यू कुछ है ही नहीं, ये गलत है, ये कहना है मेरा। देखिए आप डोंट बी डिफेंसिव, आई एम नॉट बीइंग डिफेंसिव सर, नॉट एट ऑल बीइंग डिफेंसिव। ये सवाल मैं उसका जवाब दे रहा हूं क्योंकि ये सवाल बार-बार आता है जी। आएगा ये लोग पूरे कॉन्टेक्स्ट में। मेरी एक बात सुन लीजिए, नेहरू है सर, महापात्रा जी, हमारा एतराज सिर्फ इतना है कि अगर मकाले के दृष्टिकोण से देश को देखा गया, इतिहास को देखा गया, वो गलत था, मान लिया, बिल्कुल सही है। मार्क्स के दृष्टिकोण से भी मेरे इतिहास की विवेचना करना गलत था,
मैं मानता हूं। तो आप जो दृष्टिकोण दे रहे हैं और उस दृष्टिकोण से पूरे इतिहास का जो पुनर्लेखन करना चाह रहे हैं वो भी घातक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पुनर्लेखन की बात दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद नहीं है, परेशानी तो ये है, इनके दृष्टिकोण में राष्ट्रवादी नहीं है। ये मत करिए, बिल्कुल सर, इतिहास की विवेचना आप जैसे कह रहे हैं प्रेजुडिसेस, ये आपके प्रेजुडिसेस है। अगर किसी बात के बारे में हम लोग अगर एक व्यू देते हैं, आप अगर सुनने के लिए तैयार नहीं होगे कई साल से ये फेस कर रहा हूं रोजाना, ये प्रेजुडिसेस ये एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। ये आपके प्रेजुडिसेस है कि जो हम कह रहे हैं आप वो सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। मैं सुन रहा हूं आपकी इसका मतलब यही हुआ कि आप इंटेलेक्चुअल जो एक बौद्धिक आतंकवाद का जो दौर चला है, अरे यार ये सब आतंकवाद न दे रहे हेजेमनी, लेट इट बी हेजेमनी। आतंकवाद का प्रॉब्लम है तो हेजेमनी। जोशी जी ने हम लोगों को, भगत सिंह के लिए एतराज है आपको, हमारे लिए एतराज नहीं है आतंकवाद का। उन्होंने हमको इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट कहा था सबसे पहले, 10 साल पहले वो ये शब्द हमारे ऊपर यूज कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि रोमेला थापड़, बिपिन चंद्रा ये सब इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं, मोर डेंजरस देन क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट, पाकिस्तानी टेररिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये हमको मत बताइए कि आप बौद्धिक इंडिपेंडेंस को हम अटैक कर रहे हैं। आपके दृष्टिकोण वाले लोग हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बीती है सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हम नहीं करते हैं। अच्छा अभी आए जरा उनको सुन लीजिए जी, आप सब जरा हम लोग को बता दीजिए जरा अपने संदर्भ में। मैं अभय संधू हूँ, शहीद भगत सिंह का भतीजा हूँ। तो स्वागत है सर। जो बात चल रही है, टॉपिक चल रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक के ऊपर जिन्होंने फांसी दी उन्होंने भी उनको लिखा कि ही वाज सिंसियर रेवोल्यूशनरी। टेररिस्ट वर्ड उन्होंने भी यूज़ नहीं किया कहीं भी। तो ये टेररिस्ट वर्ड बिपिन चंद्र जी ने यूज़ किया एक अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये रेवोल्यूशनरी जो टेररिस्ट थे। तो उन्होंने भी एक अमेंडमेंट के लिए बाद में बात आई कि उन्होंने अमेंडमेंट किया, पर वो क्यों नहीं हुआ, कहाँ तक वो बात रह गई, ये आ जाना चाहिए था। पिछले 26 साल इस बात को हो गए जो बुक आई है, और उसके बाद कई एडिशन आ चुके हैं, तो उसमें ये क्यों नहीं हुआ चेंज हो जाना चाहिए था। बाकी उनकी आज ज़रूरत है उनकी सोच के ऊपर काम करने की, उनकी क्या सोच थी। और उन्होंने एक जैसे बात कर रहे 2-4 की कुर्बानी से नहीं, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और शहीद आज़म एक ही हुए हैं। वो इस वजह से हुए हैं कि उनकी सोच थी अलग उनकी थिंकिंग थी, विचार थे उनके जो आज भी लागू होते हैं। उनकी जो सोच थी आज भी लागू होती है। और हम एक पॉलिटिकल पार्टियां जो राज कर रही हैं उनको उस सोच के ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि उनके कंट्रोवर्सी में जाना चाहिए। एक टेररिस्ट वर्ड आ गया, आज की परिभाषा में टेररिस्ट वर्ड एक गलत है एक। और इनको कभी एक संवैधानिक कोई ऐसी उपाधि या कोई मान्यता नहीं हुई जिस वजह से कोई भी ऐसे कुछ उनको टेररिस्ट कहे या कुछ और उनके बारे में कुछ बात करता है, तो वो गलत है। और उनके सोच की जो आप बात कर रहे हैं इससे हम पूरी तरह सहमत हैं। और भगत सिंह की सोच में 2 सबसे बड़ी बातें आगे निकलती हैं। एक तो वो सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। उन्होंने जो पार्टी बनाई नवजीवन भारत सभा, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी ना मुस्लिम लीगी ना हिंदू महासभा कोई नहीं ज्वाइन कर सकता। दूसरा वो सोशलिज्म की तरफ थे। अगर आप लोगों को ये मंजूर है तो हम तो आपके साथ हाथ पकड़ के चलते हैं कि चलिए सोशलिज्म की भी तरह चलें और सांप्रदायिकता के भी खिलाफ चलें। और बड़ी कन्वीनियंटली कह दी उन्होंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि साहब आतंकवाद या टेररिज्म शब्द उस समय उस अर्थों में नहीं प्रयोग होता था। बिल्कुल ठीक। और वो बाद में दूसरा प्रयोग होने लगा। और सांप्रदायिकता को आज के संदर्भ में लेकर उस समय के कालखंड में आप बिल्कुल नहीं, सांप्रदायिकता उस वक्त बिल्कुल, तो उसका रीजन ये है उस वक्त था। रही बात इसकी जो आपने कहा कि सांप्रदायिकता का विषय आया, तो मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं यही आरोप लगता है ना कि संघ जो था आजादी के मूवमेंट में सांप्रदायिकता का वाहक था। आप लोगों का यही भी आरोप माना नहीं है, मतलब जो भी एक विशिष्ट विचारधारा के इतिहासकारों का यह आरोप है। अब मैं केवल फैक्ट रख रहा हूं। संघ कब बना? 1925 में। ठीक, आप इतिहास के अच्छे ज्ञाता हैं। 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है। मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग मान ली जाती है, जो जाकर आगे आधार बनती है विभाजन का। संघ था क्या? नहीं वो 1919 पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, टर्की में खलीफत खत्म होती है। टर्की में खलीफा को स्थापित करने के लिए यहाँ मूवमेंट शुरू होता है। ईमानदारी से वाक्य पूरा होने दीजिए। 1919 संघ नहीं है और आप टर्की के खलीफा से जोड़े दे रहे हैं। हम दिख रहे हैं यार। और दूसरा बात आपने नहीं लिखा, आप भी पूरा बात होने दीजिए।
मैंने जब आप बोल रहे थे मैं कोई हद तक 1920 में ना गलत कुछ नहीं है, गलत है बिल्कुल। क्या अली ब्रदर्स के खिलाफत मूवमेंट का समर्थन नहीं किया था? बोलिए हाँ या नहीं, आप तो इतिहास गलत है बिल्कुल यार, गलत है। कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया था काहे का? अली ब्रदर्स के खिलाफत मूवमेंट का। वो उसके लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराइए ना, कांग्रेस की क्या बात कर रहे हो? हम उसके खिलाफ लिख रहे हैं। तो गांधी जी के खिलाफ लिखा है, कांग्रेस गांधी जी का गलत डिसीजन गलत, तो आपने समर्थन किया ना, तो सांप्रदायिकता आ गया उसमें भाई। संघ के जन्म से 6 साल पहले 1920 में नागपुर अधिवेशन में विचारधारा मौजूद है भाई देश में। संघ ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या किया ये बता दीजिए। आदित्य जी, संघ ने क्या किया? बिल्कुल नहीं किया। मैं बताऊं, मुझे आपको एक मिनट बात बता दीजिए। भगत सिंह जी को फांसी कब हुई? 23 मार्च 1931। कांग्रेस इरविन के साथ समझौता कब करती है? 4 मार्च 1931, 18 दिन पहले। तो ठीक है, आप कोई भगत सिंह जी की फांसी के लिए कोई दबाव नहीं बना सकते, हमने मान लिया। चलिए एक पूरी बात होने दीजिए। ये बताइए, भगत सिंह जी की शव यात्रा में कोई नेता गया था कांग्रेस का? शव यात्रा निकली थी उनकी। चलिए उनके घर पे कोई गया शोक संवेदना व्यक्त करने? किसी ने अखबार में बयान दिया? किसी ने पत्र लिखा? कोई बयान नहीं था। और मान्यवर बात होने दीजिए। 1920 में असहयोग आंदोलन, आप ये इतिहास अगर पढ़ाओगे भाई, मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए। 1920 में असहयोग आंदोलन क्यों रुका था? चौरी चौरा कांड में, क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर में अंग्रेजों के सिपाही मार दिए गए थे, इसलिए आंदोलन वापस। मगर भगत सिंह जी के लिए इतनी संवेदना नहीं कि घर जाके कोई संवेदना किसी कांग्रेस के स्थापित नाम बताइए ना, कौन गया था उनके घर? आप बैठे हुए हैं, आप उसका जवाब दे दीजिए। अच्छा, कांग्रेस का स्थापित नेता गया, कांग्रेस के ही एक आइकॉन और इरविन के साथ समझौते जो आप गांधी वर्सेस कोई दबाव नहीं। भैया 1925 में आप कह रहे हो संघ बनी है, 1925 से लेकर 1931 तक भगत सिंह का कोई संबंध नहीं है उस संघ से। और इरफान खान, मैं यह भी कहूंगा, कांग्रेस कहती है हमने स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई की है। एक जरूरी सूचना, हमारा आज का मुद्दा है आजादी के 69 साल बाद भी भगत सिंह आतंकवादी क्यों? हम अपने मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहेंगे। मैंने एचआरडी मिनिस्ट्री से ये मांग करी है कि जो इतने सालों से ये गलत चीज़ हमारे इतिहास में पढ़ाई जा रही है, इन महान शहीदों के बारे में जिन्होंने अपनी माँ भारती को आज़ाद करने के लिए कितने साल से आपको लग रहा है ये बुक चल रही है? ये 1990 से चल रही है, यानी आप मान लीजिए तकरीबन 25-26 साल हो गए हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये बुक पढ़ाई जाती है, जिसमें इन देशभक्तों को, शहीद भगत सिंह और सारे क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा हुआ। तो ये जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कि हम भगत सिंह को अटैक कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक 25 साल में एक बच्चे ने इस किताब को पढ़ के ये नहीं कहा कि इसमें भगत सिंह एज अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी निकलते हैं इसके बाहर से। तो ये तो बिल्कुल है। दूसरी बात, ये जो गांधी वर्सेस भगत सिंह करते हैं, ये भगत सिंह खुद नहीं करते थे। भगत सिंह का वही स्टेटमेंट फरवरी 1931 का मैं बताता हूँ, उसमें कहते हैं गांधी जी ने मजदूरों को आंदोलन में भागीदार बनाकर उन्हें मजदूर क्रांति के रास्ते पर डाल दिया। फिर कहते हैं क्रांतिकारियों को, मतलब अपने आप को कह रहे हैं, क्रांतिकारियों को अहिंसा के फरिश्ते को उसका योग्य स्थान देना चाहिए। ये आपस में एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझते थे। गांधी जी भगत सिंह के रास्ते को नहीं, ये जो आप कह रहे हो ना कि आदित्य जी, मैं यहाँ पे एक दूसरे से असहमत थे, पर जैसे आप इनको करना, मैं थोड़ा इसके एक पर्सपेक्टिव देता हूं। इनके कहने से ऐसा लगता है। एक चीज बता, एक सेकंड में बार संघ के बारे में सर आपने 2-3 बार पूछा, मैं उस पर उत्तर देना चाहूंगा। जैसे आप प्रेजेंट करते हैं ना, उसमें ये लगता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सब एक दूसरे से लड़ते थे, भगत सिंह गांधी से, सुभाष बोस नेहरू से। ये ऐसा नहीं था। ये जो आप इनका यूटिलाइज करना चाह रहे हैं ना, आप भगत सिंह को उठा के नेहरू गांधी पे अटैक करना चाहते हैं, सुभाष बोस को उठा के नेहरू गांधी पे अटैक करना चाहते हैं। ये राष्ट्रीय आंदोलन ऐसा नहीं था। जो भारत की आजादी का आंदोलन का जो पूरा लंबा चौड़ा एक इतिहास है, उसको आप पढ़ेंगे तो हमेशा उसका नेतृत्व तो कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस में हमेशा 2 धाराएं बहती रही, एक गर्म धारा और एक नरम धारा। एक जो थोड़ा सा रिवॉल्यूशन और हिंसा में विश्वास करने वाली धारा, और एक एकदम से गांधी जी वाली अहिंसावादी विचारधारा। तो जब 2 विचारधाराएं और कांग्रेस के अंदर बहने वाली 2 विचारधाराएं एक साथ कांग्रेस के नेतृत्व में काम करे, तो यदा कदा इस प्रकार का एक संघर्ष होता था। और उस संघर्ष की एक खूबसूरत कहानी सुनाता हूं। जब सुखदेव को फांसी दी गई, उससे पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी थी नेहरू जी को, और जिस इरविन समझौता की बात आपने कही है, उन्हें कहा कि आपने तो कोई समझौता किया जिसमें जितने राजनीतिक बंदी थे उनको तो छुड़वा दिया आपने, लेकिन हम क्रांतिकारियों को नहीं छुड़वा पाए आप।
उनके फांसी के बाद गांधी जी ने यंग इंडिया में फ्रंट पेज पे उसकी चिट्ठी छापी, क्योंकि गांधी जी का जो आत्मबल था वो बहुत मजबूत था। गांधी जी की एक सोच थी और उस सोच के साथ वो जी रहे थे। उस सोच में विश्वास करने वाले कौन से लोग? सरदार पटेल, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग विश्वास करते थे सरेआम, खुलेआम, और मतलब एक ब्लाइंड की तरह विश्वास करते थे। वहीं पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कई बार टकराते थे, बोलते कि नहीं गांधी जी की ये सोच सही नहीं लग रही, गांधी जी जो कह रहे हैं गलत कर रहे हैं। कई आपने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में पूरी कहानी आप जानते होंगे, कैसे वो गांधी जी के एक उम्मीदवार के खिलाफ खुद लड़े और जीते और बाद में छोड़ करके पीछे हट गए। तो ये द्वंद्व चलता रहा, लेकिन द्वंद्व में कहीं पर भी दुश्मनी नहीं थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के जो अंतर संबंध थे, उस पे आप रुद्रांशु मुखर्जी की ताजा किताब पढ़ लीजिए, सुपर्ब किताब है, अभी एकदम ताजा है, 1-2 साल पहले आई किताब है। इतनी खूबसूरत किताब, कैसे दोनों एक साथ डेवलप होते हैं, कलकत्ता में और एक इलाहाबाद में है, बिल्कुल, और कैसे एक दूसरे के साथ मतभेद के बावजूद एक दूसरे का आदर करते हैं, जबरदस्त है। तो कृपया करके आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कम से कम जो ऐतिहासिक किरदार हैं, उन किरदारों का चरित्र हनन मत करिए, ऐसा हमारा निवेदन होगा लोगों से। हाँ, जब पूरा 40-50 साल लंबा आंदोलन है, उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन आप कहें कि शहीद भगत सिंह के ऊपर कांग्रेस के नेताओं ने कुछ नहीं किया, जी नहीं। नेहरू जी का स्टेटमेंट सामने है, नेहरू जी रो गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र गांधी जी लिखा करते थे भगत सिंह के समर्थन में, खुद भगत सिंह कहा करते थे कि हिंसा एकदम आवश्यक क्षण में उपयोग करने वाली चीज है, वरना अहिंसा के जरिए ही क्रांति होनी चाहिए, ये भगत सिंह कहा करते थे। तो ऐसे महान विचारकों को आप अपनी छोटी सी राजनीति के लिए कृपया करके मतलब बदनाम मत करिए। बिल्कुल, मैं एक बात, इन्होंने बड़े अच्छी बात कही, गांधी जी के विचार की बात, 47 से पहले गांधी जी के विचार, और गांधी जी का विचार यह था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। आजादी के बाद चाहे स्वदेशी हो, स्वराज्य हो, राम राज्य हो, कितना कांग्रेस ने अपने साथ रखा वो अलग है। और रही बात इसकी कि कितना स्थान दिया, तो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, तो जो ताम्रपत्र खुदवाए गए थे जमीन में, उनको निकलवाया गया। कितना उल्लेख था उसमें सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जी का, एक एक शब्द में उल्लेख था, और इंदिरा गांधी और नेहरू के बारे में कसीदे पढ़े गए थे। तो ये जो है ना, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उनके साथ अन्याय ना करिए, नेशनल आर्काइव्स में रखे हुए हैं, जाके देख लीजिए किसने न्याय किया, किसने अन्याय किया। और दूसरी बात, आपने एक अच्छी बात कही, योगदान को नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, जिसने 22.5 बरस तक जेल में काटे और किसी हत्या के जुर्म में नहीं, वो कोई तड़ीपार नहीं थे। देश की आजादी के लिए जो आदमी 22.5 साल जेल में काटता है, उसके पूरे किरदार पे आप सवाल उठाते हैं। ये मतलब नहीं है कि उनका केवल महिला मंडन हो ना। ये कौन सा इतिहास का पुनर्लेखन? इतिहास हम आपसे बताएं। आपने कहा कांग्रेस के अंदर एक नरम धारा, गरम धारा थी, वो बात आपकी सही है, पर मैं तो उस धारा की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस के अंदर नहीं थी। 1910 और 20 का दशक याद करिए, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, जिनको आप रिवोल्यूशनरी कहते हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए थे कि अंग्रेज सरकार हिली हुई। इसने बोला उस समय 2 धारा। अब बात सुनिए, उस समय तिलक थे, गोखले थे, गोखले की एक धारा थी, तिलक की एक धारा थी, दोनों तिलक को एक्सट्रीमिस्ट कहते थे उस जमाने में। एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था। गोखले को गांधी ने क्या है, गोखले को खुद, गोखले जी खुद गांधी जी को इतना सम्मान देते थे। तिलक और गोखले राजनीति के लोग थे, मेंटर मानते थे। मैं तो क्रांतिकारियों की बात कर रहा हूं। देखिए कितने बड़े काम हुए। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग वाइसराय पर बम फेंका गया था, कलकत्ता के कमिश्नर के ऊपर गोली चलाई गई थी, सूर्य सेन ने चिटगांव में शस्त्रागार लूटा था, काकोरी में लखनऊ के पास खजाना लूटा गया था, लाहौर में असेंबली में बम फोड़ा गया था। ये सब कुछ 10 और 20 के दशक में हुआ था। यानी अंग्रेज सरकार के लिए आप सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति थी। चुन चुनकर सारे वो मार दिए गए 30 के दशक में, 20 के दशक का अंत होते होते। अब मैं बात कहता हूं, तो जो स्वतंत्रता आंदोलन आप कहते हैं स्मूथली, वो मैंने बोला 26 जनवरी 1930 के बाद शुरू हुआ, तो वो भी एक धारा है भारत के स्वतंत्रता, उसको भी सम्मान दीजिए कि लोगों ने अपने प्राण सारे वो किए। मगर जब इतिहास लिखा जाता है तो क्या कहा जाता है? भगत सिंह को शहीद आजम तो संघ ने नहीं कहा, भगत सिंह को शहीद आजम बीजेपी ने नहीं कहा, इस देश में हमने कहा, कांग्रेस ने कहा। अरे नहीं, कांग्रेस ने कहा, इसका मतलब संजय जी, कांग्रेस ने कहा, इसलिए कांग्रेस जो कहती है सही है। बात पूरी होने, आप 2 धाराओं की बात कर रहे हैं। आंदोलन में सबका योगदान है,
और उसको समान रूप से मानिए। जब आप कहते हैं संघ कि का छोड़ एक के भी नहीं भूमि आरएसएस का छोड़ नहीं एकदम गलत एकदम गलत देखिए संघ का एकदम अपना अलग योगदान गलत है, संघ का योगदान है और संघ का योगदान है। बताइए ना, एक चीज बताना गांधी का चाहूंगा। आप सुन बात लीजिए। करिए ना, गांधी ने संघ के वर्धा शिविर में 1936 में जाकर संघ के बारे में त्रिवेदी जी एक सेकंड त्रिवेदी जी आपने दो धाराओं संघ की का बात बता रहा करी। हूँ हेडगेवार जी कई धाराएं हैं। पहले सरसंघ चालक थे, एक वर्ष तक एक सेकंड आप संघ के बारे में बोले थे, एक वर्ष तक उनको कारावास पे रखा गया था। किसको? हेडगेवार जी को। आप उसको डिनाई करेंगे? नहीं करेंगे कारावास में रखा गया था 1930-31 के दौरान। क्या इतिहास है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया? एक सेकंड, क्या किया था उन्होंने? नहीं स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया था, इसीलिए क्या भाग लिया? मुझे भाग बताइए। लिया था। जो लोग भाग लेते आप ये कहेंगे जो लाखों भूख हड़ताल किया था, एजिटेशन किया था, क्या एजिटेशन किया था? कहीं इसका इसीलिए रिकॉर्ड कहीं है? रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा ना, और कहीं इसमें रिकॉर्ड आप चाहिए? देखेंगे नहीं, क्यों? आर्काइव में देखिए। बोले यार, ये यही भाई, उड़ीसा में भाई साहब मैं- आप वीर एक सुरेंद्र सेकंड। साय के नाम सुना है क्या? एक सेकंड सुनिए। सुरेंद्र साय जी का नाम सुना है? मैं वो नाम नहीं आप सुरेंद्र साय जी का नाम सुना है? वो भी स्वतंत्रता संग्रामी थे। एक मिनट सुनिए। सुरेंद्र साय जी का नाम आपने सुना है क्या? मैं सुना, एक मिनट। सिद्धो कान्हो जी का आपने भाई एक मिनट सुना है सुनो क्या? तो सही, एक मिनट नहीं, सुनो तो। आप जैसे मेरे को पूछ रहे हैं ना, मैं भी आपको पूछ रहा हूँ इन लोगों के बारे में लिखा क्यों नहीं मैं गया? आपको 10 नाम पूछूंगा, आपको उनके नाम पता नहीं होंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं? क्यों है साहब? आप इतिहासकार हैं। मैं अगर इतिहासकार होता तो मेरे को 1000 नाम पता होते। भैया इतिहासकार हैं, आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लिख रहे हैं, कोई एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री नहीं लिख रहे हैं, जिसमें कि लोगों ने ये भी लिखा था कि आर्यन इन्वेजन हुआ था। आप एक मिनट वो भी रॉन्ग प्रूव हुआ ना। एक मिनट सुनेंगे। तात्पर्य ये है कि जो इतिहास लोगों ने लिखा है, देखो बोलने से तो करनी चाहिए, सुनना भी चाहिए कभी। उसके बारे में अगर रीथिंकिंग है तो गलत क्या है? मैं एक सेकंड बात मैं ये बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री जब लिखी जाती है, जो हम लोगों ने लिखी है, बहुत लोगों ने लिखी है, उसका जो रिकॉर्ड है, बेसिस है, जिस पर आधारित करके हम अपना इतिहास देखते हैं, मॉडर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ, फ्रीडम स्ट्रगल खास तौर से, वो मेन सोर्स होता है आर्काइव्स, नेशनल आर्काइव्स, यूपी स्टेट आर्काइव्स, महाराष्ट्र स्टेट आर्काइव्स, जगह जगह आप जाते हैं। अगर आप लोकल लेवल की हिस्ट्री आप करना चाहते हैं, नेशनल आपको करना है तो नेशनल आर्काइव्स से आप शुरू करेंगे। जो आपके और बहुत सारे शोध संस्थान हैं जहाँ रिकॉर्ड्स हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं, कंटेम्प्रेरी पेपर्स हैं, उन सबको आप बेसिस बना के आप कुछ लिखेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उन रिकॉर्ड, ये सब किसी कांग्रेस पार्टी के नहीं रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किए गए, ये फाइलें सब अंग्रेजों की बनाई हुई हैं, और ये हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने कुछ हमें दे दिया रिकॉर्ड, जो आज आप काम कर पा रहे हैं। उससे पहले का तो हमारा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। अब सब कुछ उन रिकॉर्ड से आपको मिलता है, और सारे इतिहास उनके बेसिस पर ब्रिटिश लाइब्रेरी से लेके यहाँ तक आपने लिखा। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप जो नाम बता रहे हैं, उनमें से कोई नाम इन रिकॉर्ड्स में कहीं एग्जिस्ट करता है, जिनको अंग्रेजों ने फांसी दी हो, जेल में भेजा हो, जिनके खिलाफ कुछ चार्जेस लगे हो? सुरेंद्र साय जी का नाम नहीं एग्जिस्ट करता है। सुरेंद्र साय मैंने देखा कहीं नहीं, तो वही है ना, आप इसी के अंदर ही रुक जाएंगे। आप केवल आर्काइव्स के अलावा और भी जगह रीजनल सेंटर से वहां नहीं जाएंगे। नहीं भाई, ये आप बना रहे हो क्योंकि आपको मिलता नहीं। यू हैव टू क्रिएट योर ओन। बना रहे भाई साहब, आपको नहीं बना रहे, आपको अपना इतिहास क्रिएट करना पड़ रहा है। आप देखना ही नहीं चाहते आप, क्योंकि इतिहास कैसा नहीं है, के अलावा लखनऊ के अलावा और कुछ देखना नहीं चाहते। ये भाई सब जगह राजेंद्र प्रसाद जी का नाम भुवनेश्वर में देख लो, उनके बारे में उनका कंट्रीब्यूशन किया, कितने लोगों ने जाना है? आपकी अपनी स्टेट में देख लो ना, कुछ नहीं मिलता भाई। कारण वही है, आपका एम्बैरेसमेंट है, आपका एम्बैरेसमेंट है। वी आर सॉरी फॉर दैट। यही कहना है। अगर वो कह के अगर हम कहे कि रीराइटिंग है हिस्ट्री, वो गलत है। दूसरे साइड को बोलने दीजिए जरा, एक सेकंड में इसमें। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी, नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़ गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़ गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़ गए होंगे, शायद पल दो पल को उसकी निद्रा भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल। ऐसा है, मैं एक बात कहूं, शहीद भगत सिंह के चाचा जी थे सदाजीत सिंह जी, जिन्होंने पगड़ी बिल्कुल मूवमेंट चलाई। लाला लाजपत राय उनके साथ में थे, उनको अंडमान भेजा गया और उसमें उनको काले पानी की सजा भी हुई, मांडले जेल में उनको रखा गया। तो उन्होंने मूवमेंट चलाई और उस समय अंग्रेजों ने जो कानून पास किए थे वो उन्होंने वापस लिए, उसमें कहीं भी अहिंसा नहीं हुई, सिर्फ एक लोगों में इतनी जागरूकता पैदा कर दी थी उन्होंने कि लोग इकट्ठे हो गए और उनके लिए अंग्रेजों को झुकना पड़ा और अपने बनाए हुए कानून उन्होंने वापस लिए।
और जब 1907 में जो सूरत में कांग्रेस का सेशन हुआ उसमें लोकमान्य तिलक और बाल गंगाधर तिलक थे, जो अलग ग्रुप हो गया, उन्होंने गरम दल जो था, तो उन्होंने उनको एक ताज भेंट किया उस समय 1907 में कि ये आने वाले जब स्वाधीनता मिल जाएगी तो उसमें आप हमारे पहले राष्ट्रपति होंगे। वो आज भी चंडीगढ़ म्यूजियम में रखा हुआ है वो जो ताज मिला। तो एक परिवार में ये ऐसी बातें सारी चल रही थी, सारा कुछ होते देख रहा था, पर अहिंसा और अहिंसा को मिलाकर कहीं चलने वाली बात नहीं। उनकी जहाँ माफ़ी मांगने वाली बात थी वो कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा स्क्वाड भेजा जाए, उसके लिए इवन उनके पिताजी ने, हमारे दादाजी ने भी इस बात के लिए अपील डाली, तो अपील के लिए वो नाराज हुए। क्यों अपील डाली? बिल्कुल अपील नहीं डालनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें सारी एक परिवार में चलती आई हैं, उस देखते हुए सारा उन्होंने किया। और फिर उनके ऊपर एक उनकी सोच की बात आती है, जहाँ भी उनकी ये सोच थी बराबरी का समाज हो, एक कोई गरीब आदमी गरीब ना हो, कोई गरीब इतना गरीब ना हो कि उसको कोई खरीद सके, अमीर के पास इतना पैसा नहीं होना चाहिए कि वो हर किसी आदमी को परचेज कर सके। तो एक एक्सप्लॉयटेशन की बात थी। वो सारी बातें तो आज भी हो रही हैं। आज हमें, फिर मैं वही बात को दोहराता हूँ कि आज हमें भी उनको अतवादी कहा नहीं कहा, लिखा गया, ये उसमें एक चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए कि, और इसमें कोई हमें उस तरफ उनकी सोच की तरफ बात करनी चाहिए कि आज हम लोग गरीबी में मर रहे हैं। पंजाब में किसानी के लिए रोज़ अखबार पढ़ते हैं तो 5-7 उसमें सुसाइड कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सिस्टम हमारा ऐसा जो है, जो वो चाहते थे सिस्टम तो बदला नहीं। सिस्टम तो वही हो रहा है कि आपने गोरे चले गए, काले आगे, काले। आपने बिल्कुल सही बात कही। इसीलिए मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में जो भी योगदान दिया उन्हें उनका उचित स्थान मिलना चाहिए। जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि भाई हम लोग को ये थोड़ी कह रहे हैं कि साहब वो सुभाष चंद्र बोस इनके नेहरू के खिलाफ थे, नेहरू सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे, मगर जैसे सुभाष जी के दो बड़े भारी योगदान हैं और जिन लोगों ने इतिहास विषय के रूप में नहीं पढ़ा होगा उनमें ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने एक एग्जाइल गवर्नमेंट बनाई थी, भारतीय नौसेना का विद्रोह फरवरी 46 में। ये सिर्फ जो हिस्ट्री पढ़ने वाले उनको पता है, मगर जो नॉर्मल, जैसे हमने इंजीनियरिंग पढ़ी है, इतिहास में रुचि थी इसलिए मैंने पढ़ लिया, अन्यथा तो जिन लोगों ने 8वीं तक हिस्ट्री पढ़ी वो तो कभी इस चीज को समझते नहीं। अगर हमारी किताब पढ़ते तो पूरा चैप्टर है सुभाष बोस पे, आईएनए मूवमेंट पे, कि जो प्राइमरी 46 पूरे चैप्टर। आजाद भारत की एक निर्वाचित सरकार भी थी। जी, मेरा खाली एक निवेदन है, आप दोनों हिस्टोरियन हैं और हिस्ट्री का छात्र मैं रहा नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन तक या कह लीजिए कि जीनी में आके बहुत सारा हिस्ट्री पढ़ने का, जानने का मौका मिला। यदि मैं इंटरनेशनल रिलेशन का छात्र तब भी कहने का तात्पर्य यह है कि आज के समय में आज का जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन या फिर कॉलेज एजुकेशन में जो हिस्ट्री पढ़ रहा है, उस सही मायने में उसको ये सब चीज़ों के बारे में उसको ज्ञान मिलता है क्या? हिस्ट्री उसका मेजर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जिससे उसको लगे कि हाँ भाई भारत की स्वाधीनता आंदोलन के बारे में मेरे को ये सब पता नहीं था, मैं जान रहा हूँ। केवल मात्र ऐसा तो नहीं है कि जो हम लोग एनसीईआरटी या सीबीएसई में जो फोकस्ड है वो केवल मात्र व्यक्ति विशेष, मेरा सर निवेदन हुई था कि केवल व्यक्ति विशेष। आप बताइए क्या पढ़ना चाहिए? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जिनका योगदान है, जिनका योगदान, मेरा ये कहना है सर कि उड़ीसा का कोई अगर छात्र है, नॉर्थ ईस्ट का कोई अगर छात्र है, दक्षिण का कोई अगर छात्र है, महाराष्ट्र कोई है, ईस्ट इंडिया में जो बाकी बिहार का है कह लीजिए, वहाँ पे जो स्वाधीनता संग्राम में लोगों ने योगदान किया था उसको हम लोगों ने पिछले 60-70 वर्ष में रिसर्च के तौर पे कितने सीरियसली हमने लिया है। अगर लिया है उसका क्या परिणाम निकला, अगर निकला है, किताबें हमने नहीं वही मैं कह रहा हूँ सर, निकला अगर है तो वो किस तरह से स्टूडेंट के पास पहुंच रहा है। यार ऐसा है, ये सब आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। ये जो प्रिजुडिसेस हैं ये हमारे हिस्ट्री राइटिंग में भी रही हैं, हमारी सोच में भी रही हैं, हमारे रोजमर्रा के बिहेवियर में भी हैं। नहीं, उसका कारण ये सर इतिहास आप जैसे पढ़ते हो आपका पॉलिटिकल थिंकिंग, सोशल थिंकिंग से प्रभावित होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, इतिहासकारों की बात नहीं है। हम जनरली हम क्या कैसे सोचते हैं, साउथ के बारे में क्या सोचते हैं, मद्रासी कैसे कहते हैं हर आदमी को, नॉर्थ ईस्ट के वालों को चिंकी बुलाएंगे, मतलब ये हमारा एक एटीट्यूड है जिससे हमें उबरने की जरूरत है। जरूर तरह के शब्द ना कि भगत सिंह जी के लिए, उस दौर के जितने भी स्वाधीनता संग्रामी उनके लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसका कारण ये है कि आज के समय में भारतवर्ष या पूरा पृथ्वी जिस दौर से गुजर रहा है, कल को ये ना हो कि आज के जो आतंकवादी हैं, वो चाहे अफजल गुरु हो, याकूब मेनन हो, उनके समर्थक ये ना कहें कि भाई वो भी शहीद थे। कहीं आ जाती है कि फोटो है हैट वाली लगी है, पगड़ी वाली होनी चाहिए, पगड़ी वाली लगी है तो हैट वाली होनी चाहिए। मतलब ये अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, कुछ ना कुछ छेड़े रखना, ये ठीक नहीं है चीजों के बारे में। धन्यवाद।